नमस्कार, मैं हूं मेघा चंदन। आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं बिजनेस हिंदी बुलेटिन की हेडलाइन से। भारतीय रेलवे के सुरक्षा पहलुओं की समीक्षा की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। ओडिशा में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव, एग्जीक्यूटिव क्लास के कोच को हुआ नुकसान। बेंगलुरु के यशवंतपुर को विश्वस्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। यूपी सरकार ने 6.5 साल में 5000 किलोमीटर सड़क का नेटवर्क किया पूरा। भूटानी इंफ्रा के एवेन्यू 133 ने रिकॉर्ड समय में सभी खुदरा स्थान बेच दिए। नोएडा में भारत की 35% रुकी हुई आवासीय परियोजनाएं। 31 जनवरी तक नोएडा शहर में पावर इंफ्रा का होगा पुनर्निर्माण। उत्तरी चेन्नई में रियल एस्टेट विकास में देखी जा रही है वृद्धि। भारत के नवीकरणीय क्षेत्र में एफडीआई सालाना आधार पर 9% बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में $505 मिलियन पहुंचा। दैनिक समाचार रैप अप 2023 में ग्रीन एनर्जी में गिरावट। कैसे सेबी का सख्त स्थिरता रिपोर्टिंग जनादेश शीर्ष सूचीबद्ध कंपनियों के लिए हो रहा है एक चुनौती साबित। जेंसॉल इंजीनियरिंग ने अधिक टिकाऊ भविष्य में योगदान देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण में किया उद्यम। अब खबरें विस्तार से। भारतीय रेल मंत्री यानी कि अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के सुरक्षा पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने यानी कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नो बोर्ड के सदस्यों, जोनल अधिकारियों और आरडीएसओ के साथ भारतीय रेलवे के सुरक्षा पहलुओं की समीक्षा की और स्वचालित सिग्नलिंग और चालक दल के लिए लंबे समय तक काम करने पर चर्चा की। रेल मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार वैष्णव ने पूरे रेलवे नेटवर्क में सुरक्षा पहलुओं की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में रेलवे बोर्ड के सदस्यों के अलावा जोनल अधिकारी, मंडल अधिकारी और आरडीएसओ के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे। अधिकारी ने कहा कि बैठक के दौरान मंत्री ने विभिन्न सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की, जिसमें स्वचालित सिग्नलिंग, कर्मचारियों की लंबी कार्य अवधि, यार्ड आधुनिकीकरण और यार्ड के बुनियादी ढांचे में सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के विभिन्न सुरक्षा पहलुओं पर जोर दिया गया था। उन्होंने पाक्षिक सुरक्षा कार्य योजना बनाने तथा इसकी नियमित समीक्षा के भी निर्देश दिए। रेलवे की नई पीढ़ी की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर ओडिशा में पत्थर फेंके जाने की घटना सामने आई है। पथराव की घटना में ट्रेन की खिड़कियों पर लगे शीशों को नुकसान पहुंचा है। उनमें दरारें आ गई और अंदर बैठे यात्री पथराव की घटना से डर गए। हालांकि इसमें किसी को ज्यादा चोट नहीं आई। रेलवे के अनुसार 26 नवंबर को राउरकेला भुवनेश्वर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के एक एग्जीक्यूटिव श्रेणी के कोच की खिड़की का शीशा ओडिशा के ढेंकनाल अंगुल रेलवे खंड पर मेरा मानली के बुंद पाक के बीच पथराव के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। अधिकारियों के मुताबिक घटना की सूचना ऑन ड्यूटी आरपीएफ एस्कॉर्टिंग स्टाफ ने दी। सूचना के बाद ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन ईसीओआर की सुरक्षा शाखा ने रेलवे सुरक्षा बल और सरकारी रेलवे पुलिस को सतर्क कर दिया। वहीं काटक से आरपीएफ के सहायक सुरक्षा आयुक्त मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को भी दी गई, जिसमें पथराव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहा गया। रेलवे ने एक बयान में कहा कि ईसीओआर की दोनों सुरक्षा शाखाएं स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर अपराधियों का पता लगाने का काम कर रही हैं और जल्द ही उन्हें सजा भी दी जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा कि बेंगलुरु में यशवंतपुरा रेलवे स्टेशन को 377 करोड़ रुपए के निवेश के साथ विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। वैष्णव ने कार्य की समीक्षा के बाद संवाददाताओं से कहा कि रेलवे स्टेशन की छत पर प्लाजा होगा, जिसमें बच्चों के खेलने और उत्पादों की बिक्री का स्थान होगा। रेल मंत्री ने इस देश में महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में से एक बताते हुए कहा कि ये स्टेशन बेंगलुरु सिटी स्टेशन, हसन, तुमकुरू,
हुबली, धारवाड़ और दिल्ली से आने वाली ट्रेनों का यातायात संभालेगा। उन्होंने कहा कि यशवंतपुर में एक बड़ा पुनः विकास कार्य शुरू किया गया है, जहां से विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने के लिए 377 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। वैष्णव ने कहा, स्टेशन के दोनों भागों को जोड़ दिया जाएगा, दोनों तरफ से प्रवेश हो सकेगा और इसकी छत पर एक प्लाजा होगा। एक चौड़े और बड़े प्लाजा पर लोग आराम कर सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं, स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा और बेचा जा सकता है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा, जैसे हमने दुनिया भर में देखा है, उसी तरह के रेलवे स्टेशन के रूप में यशवंतपुर को विकसित किया जा रहा है। रेल मंत्री के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शहर के दोनों किनारों को रेलवे स्टेशन के माध्यम से जोड़ने का सपना साकार हो रहा है। उन्होंने रेलवे दल को सोमवार को ये भी कहा कि और सूचित किया कि ये स्टेशन आने वाले 20 से 30 वर्षों में भारी यातायात को संभालेगा, क्योंकि इससे उपनगरीय मुख्य रेलवे लाइन और मेट्रो जुड़ रही है। वैष्णव ने कहा, आने वाले वर्षों में अतिरिक्त यातायात को संभालने के लिए हमें जमीन उपलब्ध रखनी चाहिए। अगर कहीं 1 मीटर भी जमीन उपलब्ध है तो उसे भविष्य में विस्तार के लिए खाली रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां भी संभव हो रेलवे को मास्टर प्लान इस तरह से बनाने के प्रयास करने चाहिए जिससे वर्तमान में विस्तार हो सके। उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और कनेक्टिविटी में सुधार के उद्देश्य से योगी सरकार ने पिछले 6.5 वर्षों में राज्य भर में सड़कों के चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण का व्यापक काम किया है। इस अवधि के दौरान सरकार ने राज्य भर में 5000 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का नेटवर्क तैयार किया है। योगी सरकार के सड़क कार्यों को पूरा करने के लिए लगभग 9000 करोड़ रुपए की बड़ी राशि आवंटित की गई है। 2017 में राज्य में सत्ता संभालने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD को राज्य के भीतर कनेक्टिविटी को मजबूत करने का निर्देश दिया। सरकार ने 26 तहसील मुख्यालयों और 153 ब्लॉक मुख्यालयों को 2 लेन सड़कों से जोड़ने का निर्देश PWD को दिया था। इसके बाद 1617 किलोमीटर सड़कों पर काम के लिए 2653 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिस पर तेजी से काम चल रहा है और इसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। भूटानी इंफ्रा के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में नोएडा सेक्टर 133 में स्थित हाई स्ट्रीट मॉल एवेन्यू 133 ने अपने भव्य लॉन्च में 12 घंटों के भीतर अपने सभी खुदरा स्थान बेचकर नोएडा रियल एस्टेट के इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और किनारे स्थित एवेन्यू 133 खुदरा दुकानों, कल्याण केंद्रों, कार्यालय स्थानों और जीवांत फूड कोर्ट का मिश्रण प्रदान करता है। इसका लक्ष्य दिल्ली NCR में सबसे लंबी हाई स्ट्रीट वाणिज्यिक परियोजना बनाना है, जो एक आधुनिक खुदरा अनुभव और एक हलचल भरा वाणिज्यिक केंद्र प्रदान करती है। एवेन्यू 133 में मेट्रो कनेक्टिविटी, एक सुसज्जित क्लब और एक फूड कोर्ट और एक आधुनिक मॉड्यूलर खुदरा सुविधाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों ब्रांडों की सुविधा के साथ ये परियोजना रणनीतिक रूप से उभरते नोएडा में केंद्र के रूप में स्थित है, जो उच्च दृश्यता और पैदल यातायात सुनिश्चित करती है, जिससे ये एक सुविधाजनक खरीदारी स्थल और व्यवसायों के लिए एक समृद्ध अवसर बन जाता है। भूटानी समूह के CEO आशीष भूटानी ने कहा कि एवेन्यू 133 की सफलता उन उद्यमों को तैयार करने के प्रति हमारे समर्पण को रेखांकित करती है, जो हमारी पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को निभाते हुए समृद्धि को फिर से परिभाषित करते हैं। जारी किए गए एक श्वेत पत्र के अनुसार कुल 1.18 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 1.65 लाख फ्लैटों वाली भारत की रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं में से 35% उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में है। इसके अलावा कम से कम 1 लाख लोग हैं जो अभी भी अपने फ्लैटों के पंजीकरण का इंतजार कर रहे हैं, जबकि लगभग 60,000 अन्य लोगों को उनके कब्जे की तारीख के काफी समय बाद भी फ्लैट नहीं सौंपे गए हैं, जिससे कि नागरिक मंच नोएडा, डायलॉग और निजी निकाय नामो सेवा द्वारा जारी श्वेत पत्र में कहा गया है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने रविवार को ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक कार्यक्रम के दौरान कई पीड़ित निवेशकों की उपस्थिति में गौतम बुद्ध नगर यानी उत्तर प्रदेश में घर खरीदने वालों के मुद्दों पर श्वेत पत्र का अनावरण किया। उन्होंने घर खरीदारों को लंबे समय से लंबित मुद्दों के समाधान का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया कि श्वेत पत्र में सुझाए गए अनुसार केंद्र
केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों की ओर से कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। जेबी नगर के सांसद महेश शर्मा ने शनिवार को जेवर विधायक, जिला मजिस्ट्रेट और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ केंद्र की संशोधित वितरण क्षेत्र योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक की। अधिकारियों ने कहा कि बिजली के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए लगभग 122 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और काम अगले साल 31 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि परियोजना के हिस्से के रूप में पुराने जंग लगे ट्रांसफार्मर, खंभे, केबल और फीडर को बदल दिया जाएगा। सुनिश्चित करें कि RDSS योजना के तहत सभी कार्य निर्धारित अवधि में पूरे हो जाएं। साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों के साथ संभाव्य जरूरी ताकि जिले के सभी उपभोक्ताओं को लाभ मिले। शर्मा ने कहा। BRS के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामा राव ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को वार्षिक नौकरी कैलेंडर और तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग को पुनरुद्धार का वादा करते हुए आश्वस्त किया कि सरकार का लक्ष्य नौकरी अधिसूचनाओं से संबंधित अदालती मामलों को हल करते हुए सरकारी नौकरी की रिक्तियों को तुरंत भरना है। नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों की चिंताओं को दूर करने के लिए KTR ने 4 दिसंबर को उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने की योजना बनाई है। सरकार पहले ही 1.62 लाख नौकरियां भर चुकी है, जो कि वादा किए गए 1 लाख से अधिक है। उत्तरी चेन्नई में रियल एस्टेट विकास में वृद्धि देखी जा रही है और वर्तमान में 50 से अधिक नई आवासीय परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं। रियल एस्टेट विशेषज्ञ इस वृद्धि का श्रेय विभिन्न कारणों को देते हैं, जिनमें चेन्नई मेट्रो का विस्तार और क्षेत्र में चल रही बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल हैं, जहां सस्ती जमीन की उपलब्धता खरीदारों को आकर्षित करती है। विशेष रूप से उत्तरी चेन्नई में भूमि की कीमतें शहर के अन्य हिस्सों की तुलना में कम है, जो इसे रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए एक लागत प्रभावी विकल्प बनाती है। उत्तरी चेन्नई क्षेत्र में मद्दावरम, तिरुवोत्ती, यूरपेरम्बुर और कोलाथुर जैसे अन्य स्थान भी शामिल हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया चेन्नई द्वारा साझा किए गए विवरण के अनुसार ई-कॉमर्स सेगमेंट की उपस्थित मांग को बढ़ा रही है, जिसमें मदवरम, रेड हिल्स बेल से लेकर पेरियाप्लायम और ककरू क्लस्टर तक उच्च अवश्लेषण दर देखी जा रही है। भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI में वित्तीय वर्ष 2023 से 24 की दूसरी तिमाही में साल दर साल 9% की वृद्धि देखी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में FDI दूसरी तिमाही में $504.08 मिलियन रही है, जबकि पिछले साल के समान तिमाही में ये $461.51 मिलियन थी। हालांकि ये राशि $737.17 मिलियन से तिमाही दर तिमाही 31% कम थी। तिमाही के दौरान जिन बाजार क्षेत्रों में सबसे अधिक निवेश प्रवाह देखा गया है, उनमें सौर पंपयुक्त जल भंडारण और पवन परियोजनाएं शामिल थी, जो अधिकतर स्वचालित मार्ग के माध्यम से थी। और मेरकॉम में Q3 2023 इंडिया सोलर मार्केट अपडेट के अनुसार 2024 में देश में सौर परियोजना स्थापना में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है। 2023 में भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज में नवीकरणीय ऊर्जा व्यापार में 2022 की तुलना में काफी गिरावट देखी गई है। व्यापारित ऊर्जा अक्टूबर 2023 में सबसे निचले स्तर 188 मिलियन यूनिट पर पहुंच गई है। मौसमी बाढ़ और असंगत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा व्यापार में गिरावट के कई कारणों में से कुछ हैं। बढ़ती बिजली की मांग और नवीकरणीय उत्पादन में गिरावट के संस्थानों को ज्यादातर पारंपरिक बिजली बाजार में व्यापार करने के लिए मजबूर कर दिया गया है, जिससे हरित बाजार क्षेत्रों में खरीद बोलियां कम हो गई हैं। निरंतर और विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सौर और पवन ऊर्जा को एकीकृत करने के लिए एक लचीले ग्रिड की आवश्यकता होती है। जैसे कि भारत ने 2030 से 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। व्यवधानों को कम करने और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एक स्थिर ग्रिड की आवश्यकता है। मैरीकॉम के साथ एक विशेष साक्षात्कार में स्टारलाइट पावर के इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस के CEO अरुण शर्मा ने भारत में बिजली परीक्षण, बुनियादी ढांचे के निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और ग्रिड स्थिरता में अपनी कंपनी की भूमिका पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा की।
2021 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने ऐसी कार्रवाइयों की रिपोर्टिंग के लिए एक रूपरेखा पेश करके कंपनी की स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने में एक बड़ी छलांग लगाई है, जिसमें व्यवसायियों को भविष्य में सुरक्षित बनाने के लिए उनके पर्यावरण, सामाजिक और शासन प्रभावों को शामिल किया गया। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट कहे जाने वाली ये नियामक पहल बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट का विस्तार था, जिसे 2012 में पेश किया गया था। इन कार्रवाइयों से संतुष्ट नहीं BRSR के लॉन्च के 2 साल बाद, जो बाजार पूंजीकरण द्वारा शीर्ष 1000 सूचीबद्ध फर्मों के लिए अनिवार्य है, सेबी ने एक बेहतर कदम उठाया और BRSR को पेश किया। 2023 में पेश किया गया ये संशोधित ढांचा अपने दायरे में अधिक विस्तृत है और कंपनियों को उनकी मूल्य श्रृंखला के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का भी हिसाब देना होगा। एपीसी वर्ल्ड न्यूज के बिजनेस हिंदी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एपीसी वर्ल्ड न्यूज। मुझे मेघा चंदन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।